हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और सब बढ़िया है तो चलो, मैं भी बहुत बढ़िया। तो डिस्कशन करते हैं फिर से अपना जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर फिर से अपन आते हैं। तो जो पिछले जो पार्ट था उसमें अब डिस्कशन किए थे कि कैसे जो स्टेम का जो कैरेक्टर है, जो स्टेम के हिसाब से कैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट को अपन डिवाइड किए थे डिफरेंट हिस्से में, डिफरेंट तरह से। और कैसे लाइफ स्पैन मतलब किस जो पेड़ पौधे हैं वो कितना दिन तक जिंदा रह सकते हैं उसके हिसाब से हम डिवाइड किए थे बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट को। और अब इस जो पार्ट है इसमें अपन डिस्कशन करेंगे कि कैसे साइज के बेसिस पे अपन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट है उसे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर पिछले वाला वीडियो देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे मज़ेदार चीज़ है। तो वो आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ है। तो ज़रूर आप तीसरा वाला पार्ट भी देखना। तो ये जो पार्ट है इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी। तो बॉटनी क्लास 11th चैप्टर 1। कुछ बोलना भूल गया क्या भाई? अपने पास बहुत ही बढ़िया पीपीटी तैयार हर वक्त की तरह भाई। तो चलते हैं पीपीटी की तरफ। तो बॉटनी क्लास 11 चैप्टर 1 बायोडाइवर्सिटी पार्ट 4। भाई 4 पार्ट अपन बना चुके हैं और आपका सपोर्ट ऐसे मिलता रहे तो भाई क्या यार, क्या बताऊँ। और चलो फिर तो जो डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कैसे साइज के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी है या फिर जो प्लांट का डाइवर्सिटी है उसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट शो ए ग्रेटर वेरिएशन इन देयर साइज। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है ये हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हायर प्लांट्स हैं। तो इनमें क्या है कि ये क्या करते हैं, बहुत ही बड़े वैरायटी के, बहुत ही बड़े उनका जो वेरिएशन है साइज के अकॉर्डिंग, साइज के हिसाब से ये छोटे से लेके इतना बड़े हो सकते हैं कि आपका शायद नज़र ही ना आए। तो देखते हैं कि इसमें कितना छोटे हो सकते हैं और ये कितना बड़े हो सकते हैं। तो द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज ए रूटलेस एक्वाटिक उल्फिया। जो उल्फिया है वो एक नेम है, वो एक नाम है। ये एक एंजियोस्पर्म का नाम है भाई। और ये है क्या वो भी देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। इट हैज़ ए डायमीटर हब ऑफ 0.1 mm। भाई 0.1 mm मतलब ऐसे नेकेड आई में शायद ही दिखाई दे, मतलब दिखाई दे ही देगा, लेकिन भाई 0.1 mm आप सोच पा रहे हैं कि वो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ये रूटलेस होते हैं और वो एक्वाटिक होते हैं, वो है उल्फिया। ये 0.1 mm के होते हैं। 0.1 mm भाई आपको कब पता है क्या, मतलब कब सुने थे क्या आप कि 0.1 mm का एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी हो सकता है? मैं आपको बताया था, बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि मैं कुछ ही दिनों के बाद कवर करने वाला हूँ। नया वीडियोज़ आएंगे फैक्ट्स के ऊपर, बायोलॉजी का बहुत सारा फैक्ट्स, इसमें ये भी मैं इंक्लूड करूँगा। बहुत ही डिटेल्स पे अपन जाएंगे कि उल्फिया है क्या। उसके तरह ही एक और ऐसे पौधा है, प्लांट है जो कि एक्वाटिक ही है, जिसे लेमना कहा जाता है और उसका डायमीटर है 0.1 cm। चलो भाई वो तो समझ में आ रहा है कि 0.1 cm, ये तो भाई 0.1 mm। इसका मतलब आप ही सोच लीजिए कि वो कितना हद तक छोटा हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये रहा दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जस्ट ऐसे सीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही छोटे हैं ये, है ना, बहुत ही छोटे। इसे इसका जो नाम है वो है उल्फिया।
मतलब ऐसे सीड लाइक स्ट्रक्चर कितना छोटा है उसके। और थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखिए, मतलब हाथ में वो पता भी नहीं चल रहा है कि भाई हाथ इतना जूम करने के बाद एक जो पौधा है या फिर एक प्लांट है, ये एंजियोस्पर्म प्लांट है भाई, 0.1 mm का। कितना छोटे हो सकते हैं। ज़रूर ये आपके लिए एक नया चीज़ होगा। ज़रूर आप ये याद रखिए कि उल्फिया एक ऐसा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो कि 0.1 mm का होता है, दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उसके बाद जो आता है लेमना। लेमना होता है तो 0.1 cm का, और कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं ये, आप ज़रूर देखे होंगे, कुछ ऐसे तालाब में ये लोग ग्रो कर जाते हैं। हाँ, पता चलता है कि ऐसे कुछ लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी यार ये बहुत ही छोटे हैं। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होने के नाते ये बहुत ही छोटे हैं। उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट यूकैलिप्टोस रेगनन्स। यूकैलिप्टोस रेगनन्स भाई, ये दुनिया के सबसे टॉलेस्ट, मतलब सबसे टॉलेस्ट वाला टॉलेस्ट प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं ये, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। तो इनका जो हाइट है वो करीब 100 मीटर तक जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है 100 मीटर तक। मतलब आप सोचिए कि आपके सामने एक 100 मीटर का ट्रैक है और आप दौड़ लगा रहे हैं, तो 100 मीटर कितना दूर है। तो उतना दूर तक भाई ऐसे नेकेड आई में अच्छे से दिखाई भी नहीं देता। तो आप सोचिए कि कैसे, कितना बड़ा वो ट्री होगा, कितना टॉल वो ट्री होगा, नज़र नहीं आता होगा यार एपेक्स तक। तो यहाँ पे वो आपका इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्री है कितना बड़ा है। मतलब करीब ये शायद 28 साल का है, क्या पता नहीं, 28 साल का ही है शायद। तो 28 साल में वो इतना बड़ा हुआ। 27, नहीं 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 भाई, जो भी है। तो उसके बाद अपन देखेंगे सम ऑफ दिस ट्रीज अटेन ए हाइट ऑफ 130 मीटर। कुछ ऐसे इसका जो ट्री है वो क्या करते हैं कि 130 मीटर तक अपने आप को खड़े कर सकते हैं। 130 मीटर्स भाई, मतलब ऐसे नॉर्मल लाइफ में तो मैं कभी नहीं देखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूँगा कि भाई कितने बड़े हैं ये। और अगर ऐसा हुआ तो ये वो जो पार्ट है वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अगर मैं यूकैलिप्टो रेगनन कहीं पे देखूँ तो वो वाला जो ब्लॉग होगा या फिर वो वाला जो पिक्चर्स होगा वो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाला हूँ। तो द लार्जेस्ट ट्री इज़ द banyan ट्री। पिछले वाले वीडियो में आप डिस्कशन किए थे भाई banyan ट्री के बारे में। तो इट कैन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 2 to 5 acres with more than 20 prop roots। भाई मैं आपको बताया था अभी, और उसका जो इमेज है वो भी दिखाया था कि जो ग्रेट बनियन ट्री है, जो ग्रेट बनियन ट्री है वो कितना बड़ा है। और वो बोटानिकल गार्डन कोलकाता में पाया जाता है। वो क्या है कि 2 से 5 एकड़ के ज़मीन में फैला हुआ है, और 200 से भी ज़्यादा आप उसका जो प्रॉप रूट्स है, जो एडवांसेस रूट्स है वो देख सकते हैं। तो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ वही वाला पिक्चर। देखो कितना बड़ा एरिया में बस एक ही पेड़ है ये। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे, वो क्या है, उसका प्रॉप रूट्स है यहाँ पे। ये सब उसका प्रॉप रूट्स है। तो भाई आप खुद ही बोलिए कि ये जो दुनिया है ना वो कितना ही अजीब है। मतलब एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट 0.1 mm तक हो सकता है, और ऐसे भी प्लांट हैं जो कि 100 से ऊपर, 100 से ज़्यादा मीटर के हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यार। तो उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे कि डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के हिसाब से कैसे डाइवर्सिटी चेंज होता है।
चेंज तो नहीं होता, क्लासीफाई करते हैं अपन कैसे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट आर क्लासिफाइड एज फॉलो। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से, ठीक है ना, न्यूट्रिशन के हिसाब से, क्योंकि न्यूट्रिशन गेन करना भी एक नेचर होता है, तो कौन सा प्लांट किस तरह से न्यूट्रिशन गेन कर रहा है उसके हिसाब से हम कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं। तो जो फर्स्ट आता है ऑटोट्रोफिक प्लांट और ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोफिक प्लांट आपको तो पता ही होगा कि ऑटोट्रोप्स होते क्या हैं। ऑटोट्रोप्स वो हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन लोग करते हैं? जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट का क्लोरोफिल हो। लेकिन नहीं भाई, सब जनरली सभी प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके पास जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन उनका न्यूट्रिशन गेन करने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये जो ऑटोट्रोप्स हैं वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और जो सन के रेडिएशन से उसे ट्रैक करते हैं और अपने अंदर ही फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं। तो इनमें क्या 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 कहा गया है? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक एंड कैन प्रोड्यूस देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स लाइक CO2 एंड H2O। तो भाई ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब खुद का खाना खुद तैयार करते हैं। तो वो करते कैसे हैं? ये क्या करते हैं कि अपना खुद का ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं। कहाँ से? इनऑर्गेनिक मैटर से, इनऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल से, माइक्रोमोलिक्यूल से। माइक्रोमोलिक्यूल में पहले से आपको बताया, सॉरी माइक्रोमोलिक्यूल पहले से आपको बताया था कि ये क्या होता है? छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं जिनको मिला के अपन क्या करते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। तो वो तो भाई मोलिकुलर बायोलॉजी में अपन बहुत ही बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। तो वो जो मैक्रोमोलिक्यूल कुछ है, माइक्रोमोलिक्यूल कौन कौन सा है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 और H2O। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जनरली वो ऑटोट्रोपिक ही होते हैं। तो यहाँ पे कुछ जंगल हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? ऑटोट्रोपिक है। उसके बाद आता है हेट्रोट्रोपिक प्लांट और हेट्रोट्रॉप्स। तो ये जो हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं क्या हैं? दीज प्लांट्स आर गेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। हेट्रोट्रोपिक एनिमल्स भी होते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उस तरह से हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गया, कि दूसरे प्लांट्स हो गया, या फिर दूसरे एनिमल्स हो गया, उनके ऊपर यह क्या करते हैं कि डिपेंडेंट होते हैं अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करने में। तो इसको हम 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और वो 4 तरह है: पैरासाइट्स, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस। नाम से कुछ पता चल रहा है क्या? अगर नहीं पता चल रहा तो डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले अपन डिस्कशन करेंगे कि जो पैरासाइटिक है वो जनरली होता क्या है। तो पैरासाइटिक पहले भी हम डिस्कशन किए थे कि जो पैरासाइट्स हैं वो क्या करते हैं कि खुद का न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे पेड़ से क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ए पैरासाइटिक प्लांट इज ए प्लांट दैट derives some or all of its nutrient requirement from another living plant। इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी पैरासाइटिक प्लांट हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए किसी और दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या करते हैं कि किसी अनदर लिविंग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और they make up about 1% of angiosperms and are found in almost every biomes। 1% of angiosperms and can found every biomes, in every biomes। इसका मतलब ये है कि इस जो पैरासाइटिक प्लांट्स है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर सिर्फ 1%, सिर्फ
1% में ही आप पा सकते हैं। और ये जनरली हर जगह पे आप पा सकते हैं, जनरली हर एक बायोम में। सॉरी। तो ये डिपेंडेंट रहते हैं, और ये उसका एक एग्जाम्पल है, इसे कहते हैं कुस्कुटा। हमने पिछले वाला वीडियो में, मेरे हिसाब से मैं ये पार्ट 2 में बताया था शायद, कि ये जो कुस्कुटा है ये है क्या। ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ थ्रेड लाइक प्लांट्स हैं। ये क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं खुद का न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए। भाई खुद खाओगे वो भी दूसरों से छीन के। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पैरासाइटिक प्लांट है ये क्या कर सकते हैं कि अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक पेड़ को मार भी सकते हैं भाई। मतलब ये हार्मफुल भी हो सकते हैं एक पेड़ के लिए या फिर एक होस्ट प्लांट के लिए। तो वो रहा पैरासाइटिक। अपन उसका एक इमेज देखे कुस्कुटा, जो कि बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो जनरली हर एक जगह पे पाया जाता है। उसके बाद आता है सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक क्या है? तो A saprophyte or saprotroph is an organism which get its energy from die and decaying organic matter। ये लोग क्या करते हैं कि डाई और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। डाई एंड डिकेइंग मतलब जो मर चुका है और जिसके कि डिग्रेडेशन होने के ऊपर है, उसे ये लोग क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। जस्ट अपोजिट पैरासाइट से। पैरासाइट जिंदा पेड़ पौधे से वो क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ये क्या करते हैं कि डाई और डिकेइंग प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो दिस में बी डिकाइंग पीसेस ऑफ प्लांट और एनिमल्स। ये क्या हो सकते हैं कि प्लांट और एनिमल्स का जो डिकेइंग पार्ट्स है वो हो सकते हैं। जो डिकेइंग पार्ट्स है उससे वो लोग क्या करते हैं कि एनर्जी गेन करते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ओके। और दिस मीन्स दे सैप्रोफाइट्स और हेट्रोट्रॉप्स। वो क्या है कि सैप्रोफाइट तो हैं ही, सैप्रोफाइट तो हैं ही, क्योंकि वो डिकेइंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट कंटेंट को पूरा करते हैं। लेकिन वो हेटेरोट्रॉप्स भी हैं क्योंकि वो अपना न्यूट्रिएंट जो कंटेंट है उसे फुलफिल करने के लिए किसी दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए वो हेटेरोट्रॉप्स भी हैं और सैप्रोफाइट्स भी हैं। दे में कंज्यूमर्स ऑफ a consumer in the food chain, they are consumer of this food in the food chain। इसका मतलब क्या है कि ये लोग क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। ये प्रोड्यूस नहीं करते, ये कंज्यूम करते हैं। हम डिस्कशन करेंगे बाद में जो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन में कौन प्रोड्यूसर है, कौन फर्स्ट कंज्यूमर है, कौन सेकंड कंज्यूमर है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रोड्यूसर है वो ऑलवेज एक प्लांट या फिर एक ट्री ही होता है। तो आप जो फूड चेन है उसका जो बाद का जो लेवल्स है वो फूड चेन के दौरान अपन बहुत ही बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशरूम का इमेज है, ये कुछ वाइल्ड मशरूम्स है ये। तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि जो मशरूम है वो कैसे ग्रो करते हैं। आप देखे होंगे कि जो स्ट्रॉस के ऊपर, स्ट्रॉ मतलब जो वीट हो गया या फिर राइस का जो स्ट्रॉ निकलता है उसके ऊपर जनरली लोग क्या करते हैं कि मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं। तो जनरल जो स्ट्रॉ होता है वो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर ही है। तो उसके ऊपर आसानी से ये जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वहीं से गेन करते हैं। तो मशरूम एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है
सैप्रोफाइट्स के हिसाब से। तो ये आप लोग ज़रूर देखे होंगे अपने अपने गांव में। उसके बाद आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बहुत जगह पे आप नाम सुने होंगे। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम्बायोसिस इन इज any type of a close and long term biological interaction between two different biological organisms। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या होता है कि लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप होता है दो तरह के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के। दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिलके सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ आप लाइकेन देख पा रहे होंगे, इसे लाइकेन कहते हैं। तो ये जो लाइकेन है ये क्या करते हैं कि जो ट्री हो गया या फिर ब्रांचेस हो गया उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब ही ये है कि ना ही किसी को हार्म पहुंचाना है। एक पेड़ हो गया या फिर एक होस्ट हो गया, वो कभी भी दूसरे से कभी भी हार्म नहीं होगा। इधर वो क्या होता है कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, और एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपके सामने है, इसे कहते हैं राइजोबियम। नाम तो सुना ही होगा। राइजोबियम जनरली पाए जाते हैं जितने भी प्रोटीन रिच प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन रिच पौधे होते हैं, इनमें वो पाए जाते हैं। क्योंकि वो जो राइजोबियम है वो बैक्टीरियाज होते हैं। वो क्या करते हैं कि प्लांट के रूट में रह के प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कभी भी नहीं ले सकता। उसके भी कारण है वो क्यों नहीं ले सकता डायरेक्ट, वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं भाई। पैसे थोड़ा तो पैसे से रखिए यार, ज़रूर बताऊंगा आपको कि नाइट्रोजन क्यों एक प्लांट नाइट्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो इसीलिए वो प्लांट क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं राइजोबियम से। राइजोबियम क्या करते हैं, जो रूट्स के ऊपर नोड्यूल्स फॉर्मेशन करके कुछ ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके वहीं पे रहते हैं और प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी कहा जाता है। और ये जो साइकिल है इसे नाइट्रोजन साइकिल भी कहा जाता है। तो उसके बाद आता है इंसेक्टिवरस। इंसेक्टिवरस, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो प्लांट है, ये जो पौधे हैं, ये जो ट्रीज हैं, ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब भाई, एक प्लांट है वो इंसेक्ट को खाएगा, मतलब कीड़े मकोड़े को खाएगा, कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, ज़रूर हो सकता है, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो जो इंसेक्टिवरस ये क्या है? कार्निवरस प्लांट्स आर plants that derive some or most of their nutrition but not energy, which they derive from photosynthesis, from trapping and consuming animals or protozoans, typically insects and other arthropods। तो भाई यहाँ पे आ गया असली डेफिनेशन इसका। तो वो है कि इन लोगों को हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कह सकते हैं। कार्निवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, आपको तो पता होगा। हर्बीवोरस मतलब जो हर्ब्स खाते हैं, कार्निवोरस मतलब जो मीट्स हो गया या फिर दूसरे जानवर को खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कार्निवोरस का टाइगर्स हो गया, लायंस हो गए। तो लेकिन भाई प्लांट्स में भी कार्निवर्स हैं, प्लांट्स में भी कार्निवर्स हैं। तो आप सोच पा रहे हैं कि प्लांट्स भी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे जानवर को खाते हैं। कितना अजीब है। अजीब नहीं है, ये बस नेचर का एक आर्ट है। तो वो सब हम
मैं बता रहा हूँ बार बार, आपको ज़रूर कवर करेंगे, बहुत सारे नए फैक्ट्स लेके आऊँगा आपके सामने। बस थोड़ा पेशेंस रखिए और सपोर्ट कीजिए। तो जो कार्निवरस प्लांट्स है वो क्या करते हैं कि अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। उनको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, उनको खाते हैं। हम जैसे खाते हैं वैसे नहीं खाते, उसका भी तरीका है। तो ये लोग जनरली न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे उससे एनर्जी गेन नहीं करते। मतलब न्यूट्रिशन लेना एक चीज़ है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना वो दूसरा चीज़ है। तो ये जो है ये सब हम फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो तब बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकता है। ये थोड़ा अंदर का चीज़ है। तो पेशेंस भाई, पहले से बता रहा हूँ, पेशेंस। तो पेशेंस रखिए, सब चीज़ एक एक करके हम कवर करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि ट्रैप करते हैं और कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स हो गया या फिर प्रोटोजोआंस हो गया। और मोस्टली क्या करते हैं ये लोग, इंसेक्टिवरस हैं, ये लोग इंसेक्ट या फिर आर्थ्रोपोड्स को कंज्यूम करते हैं। तो भाई ये रहा आपके सामने एक बढ़िया सा पिक्चर। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक कवर है ऐसे। तो क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया, मतलब टेस्टी टेस्टी ऐसे लिक्विड्स जनरेट करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, आते हैं, वो जो नेक्टर्स या फिर जो लिक्विड है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। उसी वक्त ये क्या करते हैं कि उनका जो कैप है उसे बंद कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो जो इंसेक्ट है वो बाहर नहीं निकल पाता। और तभी ये लोग क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आ, उस जो इंसेक्ट है या फिर आर्थ्रोपोड है वो क्या होता है कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, उससे न्यूट्रिशन जितना है वो सेपरेट हो जाता है। और वो जो प्लांट है उसे वो क्या करता है कि उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि आदमी को भी खा जाए, पता नहीं भाई, होंगे भी, डिस्कशन करेंगे बाद में। तो ये और कुछ ऐसे इंसेक्टिवरस का पिक्चर है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप का जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स है यहाँ पे। कुछ में ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है। और एक बात बता दूँ आपको, ये लोग ना बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि कोई भी मोहित हो जाए, कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। तो एक नेचर का वो है, मतलब फंडा है कि भाई कुछ चाहिए तो दूसरों को ललचाना पड़ता है। तो प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ये काम करते हैं। और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन बहुत घातक भी होते हैं। तो ये रहा ऐसे कुछ ही अपना कुछ प्रकार के इंसेक्टिवरस प्लांट्स। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ स्पाइन्स है इनके पास, कुछ बढ़िया सा स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हैं ना, या जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ऑक्टोपस का जैसे होता है ना, उस तरह के कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं। जहाँ पे कि कोई एक इंसेक्ट आया बैठा वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, उसे ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ पे उसका जो जूम्ड फोटो है, ये जूम किया गया है, उसे देख सकते हैं आप। और ये जो है ये क्या होता है कि भाई ये मज़ेदार चीज़ है। ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब एक इंसेक्ट आता है अंदर कुछ खाने के लिए या फिर बैठने के लिए, ये क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं और वहीं पे ही उसे डाइजेस्ट करके खा जाते हैं। नहीं खाते हैं, उसका न्यूट्रिशन लेते हैं, बस एनर्जी नहीं ले पाते। तो ये रहा इंसेक्टिवरस, मतलब जो इंसेक्ट को अपना न्यूट्रिशन का सोर्स बनाते हैं। तो भाई लोग, इतने में अपना जो डाइवर्सिटी है, प्लांट डाइवर्सिटी है, वो ख़त्म होता है। जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म होता है। तो अब ज़रूर बताया गया कि ये जो सीरीज़ रहा, ये जो 4 पार्ट का जो सीरीज़ रहा, ये आपको कैसा लगा? क्या आप इसमें से कुछ नया चीज़ जानने को मिला आपको, या फिर नहीं मिला? या फिर ऐसे कुछ चीज़ है जो कि आपको मैं आपको बताना चाहिए लेकिन मैं उसे स्किप कर गया? तो ज़रूर बताएगा ये सब चीज़, क्योंकि अगर हो सके तो मैं और एक भी वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, जिसमें कि ये सब चीज़ मैं आपको बता सकूँ।
और भी कुछ चीज़ है था इसमें, जैसे कि क्लासिफिकेशन एक बहुत ही बढ़िया मतलब पार्ट है इसका। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो क्लासिफिकेशन है उसे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, क्योंकि एक पार्ट में हर एक चीज़ मज़ा नहीं आएगा यार। मज़ा आना चाहिए, पढ़ाई में तो मज़ा आना चाहिए। तो ज़रूर बताया गया कि ये जो सीरीज़ रहा इसमें आप क्या नया जानने को मिला आपको, ज़रूर कमेंट करके बताएगा नीचे। और सपोर्ट करते रहेगा यार, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सपोर्ट। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, और नया वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कुछ नया करने के लिए। मैं ट्राई करूँगा कुछ ऐसे नया चीज़ करने के लिए जिससे कि आप और थोड़ा एंटरटेन हो सके और पढ़ाई में आपका मन लग सके। तो फिर मिलेंगे नए सीरीज़ में, नए वीडियो में, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ। फिर मिलते हैं। बाय बाय।